हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आयनिक व ससंयोजक यौगिकों में प्रमुख अंतर लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है आयनिक व ससंयोजक यौगिकों के बारे में। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे क्या, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। बच्चों दूसरा ससंयोजक यौगिक। तो बच्चों यहाँ पर आयनिक यौगिकों की बात करें तो बच्चों आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस, कठोर, क्रिस्टलीय, भंगुर, कठोर, क्रिस्टलीय एवं भंगुर, भंगुर। जबकि बच्चा ससंयोजक यौगिकों की बात की जाए तो बच्चे तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। किसमें? गैस, ठोस व बच्चों द्रव। तो बच्चों गैस अवस्था में कब होंगे? जब ये पृथक अणु होंगे, पृथक अणु। और बच्चों ये संगुणित अवस्था में जब होंगे तो क्या बनाएंगे? ठोस और द्रव, संगुणित। अब बच्चों संगुणित अवस्था में किस कारण से होते हैं? वांडर वाल्स बलों के कारण। तो बच्चों गैस, ठोस तथा एवं द्रव अवस्था में रह सकते हैं ये पृथक अणु में जब रहेंगे, जब गैस के रूप में, और ठोस एवं द्रव रहेंगे तो कैसे रहेंगे? संगुणित। और ये किस लिए होता है? वॉन्डरवॉल बलों के कारण ऐसा होता है। और बच्चों यहाँ पर कठोर, क्रिस्टलीय, भंगुर ये किस लिए होते हैं? स्थिर वैद्युत बल के कारण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण। इस कारण से बच्चों यहाँ पर इसके गलनांक क्या होंगे? गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर आयनिक यौगिकों के उच्च होते हैं। जबकि बच्चों यहाँ पर बात की जाए सहसंयोजी यौगिकों के तो यहाँ पर क्या होते हैं? गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न। बात की जाए बच्चों हम यहाँ पर तीसरी चालकता की, तो बच्चों यहाँ पर चालकता की बात की जाए, चालकता, तो ठोस अवस्था में तो बच्चे क्या होते हैं? ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक, विद्युत कुचालक। परंतु बच्चों यहाँ पर गलनीय या फिर गलित या जलीय अवस्था, जलीय अवस्था में कैसे होते हैं बच्चों? विद्युत के सुचालक। जबकि बात की जाए बच्चों यहाँ पर सहसंयोजक यौगिकों की, तो अधिकांश सहसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। अधिकांश सहसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं बच्चों? विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक। अब बच्चों यहाँ पर आगे बात की जाए तो बच्चों आगे अगर हम बात करें इसकी घुलनशीलता की, घुलनशीलता या बच्चों हम कह सकते हैं विलयता, तो ये कैसे बच्चों? ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक में घुलनशील, घुलनशील। जबकि बात करें यहाँ पर बच्चों सहसंयोजक यौगिकों की, तो इनमें घुलनशीलता तो बच्चों अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलनशील, अध्रुवीय विलय पदार्थ घुलनशील। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? ध्रुवीय विलायक में घुलनशील क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। जबकि बच्चों सहसंयोजी यौगिक ज्यादातर कैसे होते हैं? अध्रुवीय विलय होते हैं। इसलिए बच्चों अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर आगे बात करें इनकी, तो बच्चों ये आयनिक यौगिक होते हैं, तो ये कैसे होते हैं बच्चों? आयनिक बंध
आयनिक यौगिकों में बच्चों आयनिक बंध होते हैं, और आयनिक बंध कैसे होते हैं? अदिशात्मक होते हैं, अदिशात्मक। अब बच्चों आयनिक बंध अदिशात्मक होते हैं तो यहाँ पर कैसी, अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? त्रिविम समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, त्रिविम समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि बच्चों यहाँ पर बात की जाए किसकी, अगर हम बात करें यहाँ सहसंयोजी बंध की, सहसंयोजी बंध कैसे होते हैं बच्चों? दृढ़ होते हैं, दृढ़। वह कैसे होते हैं बच्चों? दिशात्मक, दृढ़ और दिशात्मक होते हैं। तो अच्छा, अतः हम कह सकते हैं बच्चों ये समावयवता दर्शाते हैं, समावयवता दर्शाते हैं। अब बच्चों समावयवता दर्शाते हैं और आयनिक यौगिक या आयनिक बंध समावयवता नहीं दर्शाते। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था आयनिक व सहसंयोजी यौगिक में प्रमुख अंतर लिखिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में प्रमुख अंतर लिखे और उन्हें समझा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।